हेलो। हाँ छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कार्ल मार्क्स और उनके द्वारा ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर समाज का उद्विकास। उन्होंने उद्विकासी क्रम में समाज को 5 भागों में बांटा। पहला समाज था यौन साम्यवादी समाज, दूसरा दास्तामूलक समाज, तीसरा सामंतवादी समाज, चौथा पूंजीवादी समाज या दूसरे शब्दों में कहें आधुनिक समाज, और जो पांचवा था वो है साम्यवादी समाज। उनकी यह पांचवें समाज की साम्यवादी समाज की उद्घोषणा जो उन्होंने की थी वह जो है अपना व्यवहारिक रूप बहुत हद तक नहीं ले पाई। उनका जो उद्विकासी समाज का जो विचार था वह यह था कि यौन साम्यवादी समाजों में लोग जंगलों में रहते थे, यौनिक क्रियाएं स्वच्छंद हुआ करती थी, जंगलों के फल फूल कंदमूल आदि खाकर लोग अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे समाज का थोड़ा विकास हुआ, खाद्य संग्राहक जो है खाद्य सामग्रियों को इकट्ठा करने लगे और छोटे छोटे कबीलों का निर्माण हुआ, तो उसमें सरदार और दास हुआ करते थे। जिस सरदार के पास जितने अधिक दास होते थे समाज में उनकी प्रतिष्ठा उतनी ऊंची होती थी, और दास उनके लिए भोजन आदि सामग्री की व्यवस्था करते थे और भोजन के लिए जो है उनके लिए कार्य करते थे और उनके लिए जो है दिन रात मेहनत करते थे। और यह दास व्यवस्था इतना ज़्यादा कठोर हुआ करती थी कि बहुत सारे दास जो है अपने सरदार के लिए जान तक दे देते थे। या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर सरदार को देखना होता था कि कोई कैसे मरता है तो दास को मर के दिखाना भी पड़ता था, और दास का जीवन बहुत कठोर हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था और जब विकसित हुई तो सामंतवादी समाज का निर्माण हुआ, जिसमें सामंत और अर्धदास किसान हुआ करते थे, जिसमें अर्धदास किसान की स्थिति दासों से थोड़ा सा बेहतर हुआ करती थी, क्योंकि वह अपना श्रम जो है उनके खेतों पर स्वतंत्र रूप से देने के लिए जो है बाध्य थे। स्वतंत्र रूप से देने के लिए बाध्य इसलिए थे कि वह किसी दूसरे के खेत पर भी काम कर सकते थे और अपनी मजदूरी ग्रहण करते थे। लेकिन इसके लिए जो है सामंत के भूमि से जो है उनको जीविकोपार्जन करना पड़ता था, और वह कहीं दूसरी जगह जो है अपने श्रम को नहीं बेच पाते थे, या दूसरे शब्दों में कहें अपने श्रम की ऊंची जो है कीमत नहीं ले पाते थे। और यह व्यवस्था पूरे यूरोप में छाई रही, और थोड़ा सा बिखरे रूप में या कहें कि विकृत रूप में एशियाई समाजों में भी यह समाज जो है सामंत और दास का जो है संबंध एशियाई समाज में भी पाया जाता था। लेकिन इसका जो मूल विकास था वो यूरोपीय समाजों में देखने को मिलता था, जहाँ बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे और उनके कई अर्धदास किसान हुआ करते थे जो उनके मतलब ज़मीन पर काम किया करते थे। लेकिन ये अर्धदास अपनी बाध्यता से मुक्त होने के लिए धीरे धीरे शहरों की तरफ पलायन करने लगे, और अर्धदास समाज या सामंतवादी समाज धीरे धीरे पूंजीवादी समाज की तरफ बदलने लगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पूंजीपति वर्ग अपने संसाधनों के द्वारा या कहें कि पूंजी के द्वारा मशीन और उत्पादन के साधनों का जो है को स्थापित करके बहुत जो है श्रमिकों को लेकर उत्पादन कार्य में संलग्न हो गए। तो यहाँ जो स्थिति बनी वो यह बनी कि जो अर्धदास किसान थे वे अपने श्रम को बेचने के लिए बाजार में स्वतंत्र हो गए और किसी भी कारखाने में अपना श्रम जो है बेचकर पैसा एक प्राप्त करते थे या कहें वेतन प्राप्त करते थे, और उसके माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते थे।
यहाँ जो है उनको अपना श्रम बेचने के लिए वो स्वतंत्र इसलिए थे कि किसी भी उत्पादन केंद्र में जाकर वो अपनी ऊंचा श्रम मूल्य लेकर उत्पादन में भागीदारी कर सकते थे। यहाँ दो वर्ग विशेष रूप से उभर कर सामने आए पूंजीवादी समाज में, जिसको कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक हैव्स होता था, दूसरा हैव्स नॉट होता था। हैव्स वो होता था जो उत्पादन के साधनों का स्वामी था, या दूसरे शब्दों में कहें पूंजीपति था, और उत्पादन के साथ समान संबंध रखने वाले को एक वर्ग के रूप में पूंजीपति वर्ग, और दूसरा हैव्स नॉट, जिनके पास उत्पादन के साधन न होकर अपना श्रम बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वे हैव्स नॉट कहलाए, और वे सर्वहारा वर्ग कहलाए। सर्वहारा वर्ग धीरे धीरे अपने श्रम को बेचकर अपनी स्थिति बेहतर करने का प्रयास किया, और यह सर्वहारा वर्ग धीरे धीरे अपने श्रम के बल पर आगे बढ़ा, और यह अमेरिका और यूरोपीय देशों में विशेषकर देखने को मिलता है। और कार्ल मार्क्स जब जर्मनी में हिटलर का समय था, तभी इन्होंने वहाँ इस विचारधारा का पोषित पल्लवित किया, और श्रम बेचने के क्रम में श्रमिक इतना दिन रात फैक्ट्रियों में या उत्पादन केंद्र पर काम करते थे, और उनका धीरे धीरे समाज से अलगाव होने लगा, क्योंकि उनको इतना वेतन नहीं मिलता था कि वे अपनी आवश्यकताओं के अलावा अन्य चीज़ों की पूर्ति कर सकें, और वह सामाजिक भागीदारी उनकी घटने लगती थी। इसलिए वे तनाव में, कुंठा में आकर समाज विरोधी कार्यों में संलग्न हो जाते थे, और वे मुख्य धारा से कट जाते थे, और उनमें धीरे धीरे अलगाव उत्पन्न होने लगता था। अलगाव दूसरे शब्दों में कहें एलिनेशन में धीरे धीरे वह समाज से कटने लगता था। और यह पूंजीवादी समाज भी कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह पूंजीवादी समाज भी लंबे समय तक स्थायी रहने वाला नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी समाज में उत्पादन अधिकतम लाभ के लिए किया जाता था, और पूंजीपति वर्ग अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए और श्रम की लागत को कम करने के लिए दिन रात किसी न किसी यंत्र की खोज करता रहता था, और इस परिणाम स्वरूप उत्पादन केंद्रों से श्रमिकों की छटनी भी होती थी, और श्रमिकों की लागत भी कम की जाती थी, कास्ट कटिंग, जिससे श्रमिकों में आक्रोश भी उत्पन्न होता था। अब चूँकि उनके पास आर्थिक स्रोत न होने के कारण वे लंबे समय तक हड़ताल भी नहीं कर सकते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि यह समाज धीरे धीरे, जैसा कि मार्क्स मानते हैं कि साम्यवादी समाज में, पूंजीवादी समाज में स्थायी रहने वाला नहीं है, यह साम्यवादी समाज में कन्वर्ट हो जाएगा। साम्यवादी समाज ऐसा समाज है जिसमें माना जाता है कि कोई भी अपनी योग्यता, कुशलता और क्षमता के अनुसार योगदान देगा और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा, और ऐसा समाज जो राज्य विहीन, परिवार विहीन, धर्म विहीन होगा, और लोग स्वतंत्र रूप से अपना योगदान करेंगे। अगर किसी भी संगठन में अगर बड़े पद के अधिकारी को 5,000 की ज़रूरत है तो उसको 5,000 मिलेगा, और अगर उस संगठन का या संस्थान का कोई चपरासी है जिसको 10,000 की ज़रूरत है तो उसको 10,000 दिया जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि परिवार, धर्म, राज्य वगैरह जैसी संस्थाएं वे शोषण का हथियार होती हैं, क्योंकि जैसा कि पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता है और दोनों के बीच वर्ग संघर्ष होता है। साम्यवादी समाज में शोषण
की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। लोग अपनी क्षमता के अनुसार योगदान करेंगे और आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करेंगे, और यह प्रक्रिया जो है व्यावहारिक रूप में जो है रशिया, या कहें कि रशिया और उसके आसपास के देशों में वर्तमान में देखने को मिलती है। इसका जो है अन्य कहीं जो उल्लेख नहीं मिलता है। चाइना वगैरह साम्यवादी देश जो माने जाते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से वो भी पूंजीवाद को ही बढ़ावा देते हैं, कहने को साम्यवादी हैं, लेकिन व्यावहारिक स्तर देखा जाए तो काफ़ी हद तक रशिया में साम्यवादी समाज देखने को मिलता है। लेकिन लंबे समय तक ऋण लेकर किसी को घी नहीं पिलाया जा सकता है, इसलिए जो है रशिया का भी विघटन उत्तरोत्तर होता जा रहा है और छोटे छोटे देशों में रशिया जो है बिखर गया, और कई देश जो है जैसे यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया आदि देश जो है रशिया से ही टूटकर बने हैं, और आगे आने वाले समय में भी रशिया का विघटन होता रहेगा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि लंबे समय तक किसी को जो है ऋण पर नहीं जीवित रखा जा सकता है। तो यह समाज जो है, मार्क्स की जो भविष्यवाणी थी कि पांचवा समाज जो विकासीय क्रम का पांचवा समाज होगा वह जो है साम्यवादी समाज होगा, और साम्यवाद में कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सब स्वतंत्र और स्वच्छंद रूप से व्यवहार करेंगे, कोई किसी का न तो आश्रित होगा न तो कोई किसी का माथत होगा। यह व्यवस्था जो है रशिया में काफ़ी समय तक देखने लगी, लेकिन विघटन के बाद ये कहा जाने लगा कि कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी जो है वह व्यावहारिक रूप नहीं ले पाई, और कहा जाने लगा कि हटिंगटन ने अपनी रचना द एंड ऑफ हिस्ट्री में कहा कि लगता है इतिहास का अंत हो गया। क्यों? क्योंकि जो भविष्यवाणी कार्ल मार्क्स ने की थी वह जो है रशिया के विघटन के बाद जो है कहीं न कहीं जो है खतरे में दिखने लगी। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जहाँ अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।